The reaction number third is nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reaction NAR, शॉर्ट में क्या बोलूंगा इसको, NAR. अब देखो सबसे पहले अपने को बात याद रखनी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज द characteristic reaction of carbonyl compounds. तो आपको याद रखना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. और हम मेनली कौन से कार्बोनिल कंपाउंड की बात करेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स आर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. ठीक है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड में भी एसिड को काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि एसिड एक वैरायटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. हम लोग मेनली बात कर रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड्स एंड कीटोन. तो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन. देखो जरा हम देखते हैं कि हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होती है, उसका मैकेनिज्म कैसे होता है. तो देखो C डबल बॉन्ड O, दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड. इट में बी एल्डिहाइड और इट में बी कीटोन. ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है. मैंने रिएजेंट यूज किया Nu और E, एक ऐसा रिएजेंट जिसमें न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दोनों प्रेजेंट है. अब देखो ध्यान से, जैसे ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर कार्बन पे जनरेट होगा पॉजिटिव बॉन्ड, ऑक्सीजन पे क्यों शिफ्ट हुआ? क्योंकि कभी भी कोई भी दो हेटेरो एटम के बीच में अगर कभी भी मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो बॉन्ड हमेशा जो शिफ्ट होगा वो उस एटम के ऊपर शिफ्ट होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. दैट्स व्हाई ऑक्सीजन ने क्या किया, बॉन्ड अपने ऊपर शिफ्ट कर लिया. और जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर बॉन्ड शिफ्ट हुआ, कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आया? कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज. अब रिएक्शन का नाम ही है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. दैट मींस अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल करेगा. नेगेटिव किस पर अटैक करता है? पॉजिटिव पर. और आपका प्रोडक्ट क्या बन गया? कार्बन कार्बन न्यूक्लियोफाइल और ऑक्सीजन नेगेटिव. आपका कंपाउंड क्या बना? कार्बन सिंगल बॉन्ड और न्यूक्लियोफाइल और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव. अब O नेगेटिव के ऊपर अटैक करेगा बेटा इलेक्ट्रोफाइल. अब O नेगेटिव के ऊपर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल. देखो जो फर्स्ट स्टेप थी यही थी यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. जो फर्स्ट स्टेप थी वही थी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी स्लो स्टेप. क्योंकि फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? बॉन्ड शिफ्ट हुए और पोलैरिटी जनरेट हुई. अब सेकंड स्टेप में जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेगा तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा कार्बन कार्बन न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रोफाइल. दिस विल बी आवर प्रोडक्ट. तो एक बेसिक सा मैकेनिज्म है, हमने ये देखना था कि रिएक्शन कैसे होगी. अब अगर मैं बोलूं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो देखो कार्बोनिल कंपाउंड कितना रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो डिपेंड करेगा किस किस चीज पर. सबसे पहली चीज कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, देखो दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, उसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है. जितना इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? यहाँ की जल्दी से अटैक कर सकता है. दैट मींस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. एक चीज और, एक फैक्टर और, अगर यहाँ पे जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, सपोज दिस इज x एंड दिस इज y, ये ग्रुप जितने ज्यादा बल्की होंगे उतने क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट होगी. स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब ये दोनों ग्रुप क्या, जितने बल्की होंगे ये उतना एरिया कवर अप कर लेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आकर के अटैच नहीं हो पाएगा या फिर लेस अमाउंट में अटैच हो पाएगा. तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इन दोनों बल्की ग्रुप के स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से न्यूक्लियोफाइल जो है वो कम अटैक कर पाएगा. दैट मींस जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी
उतना ही ज्यादा क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कम होगी। दैट मींस रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन is directly proportional to positive charge on sp2 hybridized carbon and inversely proportional to steric hindrance. Inversely proportional to steric hindrance. तो कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी जो होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टुवर्ड्स, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। सबसे पहला फैक्टर होगा पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड सेकंड पार्ट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उतनी रिएक्टिविटी कम होगी, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी के बेसिस पर। अगर मैं आपसे बात करूं, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अरेंज the given compounds arrange the given compounds according to their reactivity towards nucleophilic addition reaction। इन गिवन कंपाउंड का अरेंज करना है आपको उनकी अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो फर्स्ट मैं ले रहा हूं, जहां मैं बोल रहा हूं CCl3 है ना, Cl इज क्लोरीन, CHO, CCl3 CHO, HCHO and CH3 CHO। अब अगर मैं बात करूं कि इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको बनाऊं CCl3 C डबल बॉन्ड OH, ऐसे बना सकता हूं इसको, यहां क्या बना सकता हूं HC डबल बॉन्ड O और H, और यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड और H। देखो बेटा, सबसे पहले आप बॉन्ड को शिफ्ट कराओ, यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, सेम बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहां पर नेगेटिव यहां पॉजिटिव, सेम बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव। अब देखो ध्यान से, कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है जो क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो जैसे जैसे कार्बन क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन जो है उसका इंडक्टिव इफेक्ट होता है जीरो। हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को हमेशा मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, हम वहां पे हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मानते हैं। दैट मींस हाइड्रोजन का कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं अप्लाई हो रहा, दैट मींस यहां पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा पॉजिटिव चार्ज में। यहां पर देखो CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर CH3 ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर CH3 ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इलेक्ट्रॉन ने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया और पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। तो देखो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। कौन से कार्बन पे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे। दैट मींस द रिएक्टिविटी ऑर्डर इज दिस, है ना, सेम कंपाउंड है, इनको एक्सप्लेन करके लिखा है मैंने। इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, और CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। आपके पास तीन कंपाउंड्स हैं, आपको बताना है इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो देखो यहां पर नेगेटिव यहां पॉजिटिव, बॉन्ड शिफ्ट कराया, यहां नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव, बॉन्ड शिफ्ट कराया, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव। अब देखो इस पॉजिटिव को ये CH3 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बिकॉज CH3 इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इसका मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां देखो इस कार्बन को, ये वाला कार्बन तो दे ही रहा है और ये वाला कार्बन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, जिससे पॉजिटिव चार्ज और भी कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक कार्बन दे रहा था, यहाँ दो कार्बन दे रहे हैं। देखो यहाँ पर भी दो कार्बन ही इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं,
यहाँ पे भी 2 कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। कैसे? यहाँ पर जब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा था इसको, तो बीच में एक एजेंट था, उस एजेंट ने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिए और कुछ ही इसको पास किए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों कार्बन क्या बोले कि हम तो डायरेक्ट ही इसको डोनेट करेंगे, है ना, हम तो डायरेक्ट ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। जब इन दोनों ने डायरेक्ट डोनेट किया, सपोज ये 1000 रुपए दे रहा था, ये भी 1000, तो इसके पास पहुंचने थे 2000 रुपए। लेकिन इसने क्या किया, खुद के तो 1000 दे दिए, लेकिन इसके 1000 रुपए में से 500 रुपए खुद रखे और 500 दे दिए, यानी इसके पास टोटल तो गए 1500 रुपए। लेकिन यहाँ पर इसने 1000 दिए और इसने 1000 दिए और टोटल कितने गए, 2000 रुपए। यानी बीच का जो एजेंट है वो है ही नहीं, है ना, बीच का जो एजेंट है वो यहाँ पे है ही नहीं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा जो है डोनेट हो जा रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, और भी ज्यादा कम हो जाएगा। तो सबसे कम पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा, इस पर, देन इस पर, देन इस पर। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, अगर कंपेयर करूं तो तीनों के कंपैरिजन में इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, देन इस पे, देन सबसे कम इस पे। तो ऑर्डर क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा ये। एक और क्वेश्चन करते हैं, यही कर लेते हैं इसी के नीचे, क्वेश्चन नंबर RC double bond O or H. R is any alkyl group. Second is ARC double bond OH. AR stands for aromatic ring और मेनली मैं बात करूंगा किसकी, बेंजीन रिंग की। तो यहाँ पे AR हम किसको बोल रहे हैं, बेंजीन रिंग को। एंड द थर्ड इज ARC double bond O R. R is alkyl group. अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी है। तो देखो फिर से, जब बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर खाली एल्काइल ग्रुप दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ एल्काइल ग्रुप दे रहे हैं तो क्या होगा, चार्ज कम। यहाँ पॉजिटिव चार्ज जो है वो एरोमेटिक रिंग दे रही है, एरोमेटिक रिंग इलेक्ट्रॉन दे रही है, या हम बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग के साथ रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, दैट मींस इट इज लेस अवेलेबल, है ना, जब रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो क्या होगा, अब वो कम अवेलेबल होगा रिएक्शन के लिए, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज कम होता जा रहा है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग के साथ तो अवेलेबल हो ही रहा है, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ तो रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो ही रहा है, यानी लेस अवेलेबल है। साथ में क्या हुआ, एल्काइल ग्रुप ने क्या किया, उसको इलेक्ट्रॉन्स भी विड्रॉ करके दे दिए। तो जब एल्काइल ग्रुप ने उसको इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर दिए तो पॉजिटिव चार्ज और कम हो गया और साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व भी हो रहा है। तो जब ये दो प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं तो सबसे पॉजिटिव चार्ज कम किस पे हो जाएगा, इस पर हो जाएगा। ये था पॉजिटिव चार्ज। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखे वहां पे कोई इतने कोई बल्की ग्रुप नहीं थे, तो हमने स्टेरिक हिंड्रेंस की बात नहीं की। लेकिन यहाँ पर देखो ये एल्काइल ग्रुप है, सपोज दैट CH3 और ये बेंजीन रिंग है, तो कौन ज्यादा बल्की होगा, बेंजीन रिंग। और यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ एक एल्काइल ग्रुप भी आ गया, तो सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें हुई, इसमें, देन इसमें, और सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ। तो अगर स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग भी देखूंगा तो भी सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये और सबसे कम रिएक्टिव ये, और अगर पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग देखूंगा तब भी सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये और सबसे कम रिएक्टिव ये। तो आप दोनों फैक्टर क्या कर सकते हो बेटा, चेक कर सकते हो। तो ये हमने किए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, इसको नोट करो। फिर हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पर। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हम बात कर रहे हैं कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। लेकिन उससे पहले एक बात और जानो, हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कैटलिस्ट क्यों यूज करते हैं। जनरली क्या होता है, जो भी आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उन्हीं में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, और कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू अदर कंपाउंड्स, और जिसमें कीटोन तो कुछ ज्यादा ही स्टेबल होता है। तो क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड इजीली रिएक्ट नहीं करते रिएजेंट से, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कैटलिस्ट यूज करने पड़ेंगे। अब मेनली मैं दो तरह के कैटलिस्ट यूज करता हूँ, एक एसिड कैटलिस्ट और एक बेस कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट को कहां पे यूज करूंगा, हमेशा मीडियम में यूज करूंगा। और एक बात याद रखना, जो भी चीज मीडियम से लेते हो
वो चीज मीडियम को आपको वापस लौटानी पड़ती है, क्योंकि जो मीडियम के कंपोनेंट होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट में नहीं फॉर्म होंगे। तो आप जो भी चीज मीडियम से लोगे वो आप मीडियम को बेटा वापस लौटाओगे। तो सबसे पहले मैं एसिड कैटलिस्ट की बात करता हूं। सबसे पहले मैं एसिड कैटलिस्ट की बात करता हूं। सबसे पहले मैंने बात की एसिड कैटलिस्ट, ठीक है, एसिड कैटलिस्ट। अब एसिड कैटलिस्ट को कब यूज करेंगे हम लोग, बात आती है ये क्या एसिड कैटलिस्ट को कब यूज करोगे। तो इफ न्यूक्लियोफाइल इज न्यूट्रल atom, if nucleophile is neutral atom, then acid catalyzed मीडियम, जिसमें मैं बोलूंगा हम लोग हमेशा वीक एसिडिक मीडियम को ही यूज करते हैं ना। एसिड कैटलाइज्ड मीडियम इज यूज्ड। इफ न्यूक्लियोफाइल इज न्यूट्रल एटम देन एसिड कैटलाइज्ड मीडियम यानी वीक एसिडिक मीडियम इज यूज्ड इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम लोग एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफाइल को कब यूज करेंगे, एसिड कैटलाइज्ड मीडियम को कब यूज करेंगे, जब हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, न्यूट्रल एटम होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जहां मैंने बोला CH3 C डबल बॉन्ड O और H, दिस इज आवर सबस्ट्रेट। अब मैं क्या कर रहा हूं, सबस्ट्रेट की रिएक्शन करा रहा हूं एक बार सिंपल NH2NH2 से हाइड्रोजीन से, ठीक है, NH2NH2 हाइड्रोजीन। ये रिएक्शंस अभी आगे पढ़ेंगे। एक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं इसलिए मैंने आपके लिए रिएक्शन लिखी। दूसरी कंडीशन में क्या कर रहा हूं, दूसरी बार मैं रिएक्शन कर रहा हूं H पॉजिटिव की प्रेजेंस में NH2NH2 के साथ। अब भी क्या है, हाइड्रोजन है, लेकिन क्या है, मैंने कौन सा मीडियम यूज किया, वीक एसिड कैटलाइज्ड मीडियम। मैंने कौन सा मीडियम यूज किया, वीक एसिड कैटलाइज्ड मीडियम यूज किया। तो देखो एसिडिक मीडियम यूज होने की वजह से क्या होगा, H पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ पे पोलैरिटी जनरेट कर देगा। H पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ पे पोलैरिटी जनरेट कर देगा, यानी क्या होगा, ये बॉन्ड फटाफट यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा और H पॉजिटिव यहाँ पे अटैक कर देगा। जबकि यहाँ पर NH2 कोई पोलैरिटी जनरेट कर ही नहीं पा रहा है ना, क्योंकि NH2 क्या करेगा, अकेला कोई पोलैरिटी जनरेट कर ही नहीं पा रहा। तो मेरे को किसकी जरूरत पड़ी, मीडियम की जरूरत पड़ी ताकि पोलैरिटी ज्यादा जल्दी हो जाए। तो अगर मीडियम प्रेजेंट नहीं है तो NH2 क्या करेगा, स्लो अटैक करेगा। NH2 क्या करेगा, स्लो अटैक करेगा। क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। लेकिन जैसे ही बेटा मैंने मीडियम यूज किया, देखो NH2 इज अ न्यूट्रल एटम, लोन पेयर कोई चार्ज नहीं होते है ना, लोन पेयर को इक्विवेलेंट लेते हैं वाले वन नेगेटिव चार्ज के, बट इट इज नॉट अ चार्ज, इट इज ओनली अ पाई इलेक्ट्रॉन। तो NH2 प्रेजेंट है, सिंपली न्यूट्रल एटम थे, तो क्या हुआ, वीक एसिडिक मीडियम यूज करना पड़ा। जैसे ही वीक एसिडिक मीडियम यूज किया, एसिडिक मीडियम ने क्या किया, पोलैरिटी जनरेट की और आपका कंपाउंड बना CH3COH पॉजिटिव और H, CH3COH पॉजिटिव और H। अब क्या होगा, अब यहां पर आप लोग अपना NH2NH2 को इंट्रोड्यूस करा दोगे, जहां पे NH2 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। दैट मींस ये क्या है, ये आपकी फास्ट रिएक्शन है। ठीक है, फास्ट रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि फास्ट अटैक हुआ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ किसके, एसिडिक मीडियम के, या आप तो बोल सकते हो सिर्फ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक मीडियम। तब जो कैटालिटिक मीडियम यूज करेंगे वो सिर्फ इसलिए करेंगे ताकि हम लोग रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सके। अभी यहाँ से H लिया है, अभी थोड़ी देर बाद जब आगे हम लोग रिएक्शन करेंगे तो आप देखोगे कि जो मीडियम से हाइड्रोजन लिया था वो हाइड्रोजन हम आगे वापस कर देंगे। तो वो जब मैं इन रिएक्शंस को करके बताऊंगा तो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हमें इतनी बात समझ आ गई है। अब मेरे को एक क्वेश्चन देता हूं, देखो अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं। सपोज दैट मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, कंपटीशन में मोस्ट कॉमन है, बहुत बार पूछ लिए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। मैंने आपको पूछा कि मेरा कंपाउंड है, क्वेश्चन है
CHO, मैंने उसको रिएक्ट कराया NH2OH के साथ। NH2OH is known as, OH is hydroxyl group, NH2 is amine, that means this is hydroxyl amine। जब मैंने हाइड्रोक्सिल अमीन को यूज कराया तो देखो सबसे पहले तो कॉमन सेंस, NH2OH is a न्यूट्रल एटम। मैं मीडियम वगैरह को कभी यूज नहीं कर रहा हूं, आपको खुद ही बताना है। मैंने बोला कंपाउंड बना CH3CH डबल बॉन्ड NOH, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑक्साइन, बोलेंगे ऑक्साइन भैया, हमारे ऑक्साइन भैया बनके फॉर्म्ड हो गए, प्लस वाटर। तो यहां पे क्वेश्चन बोला है मेरे को, द अबव रिएक्शन कंप्लीट एट, और रिएक्शन कंप्लीट होगी कब? पहला, जब pH होगी 1, सेकेंड जब pH होगी 7, थर्ड जब pH होगी 13, एंड द फोर्थ वन इज जब pH होगी 4.5, जब pH होगी 4.5। आपको बता दूं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल था, दैट्स मींस क्या होगा? एसिड कैटालाइज्ड मीडियम यूज होगा। हमने क्या पढ़ा था? एसिड कैटालाइज्ड मीडियम कैसा होता है? वीक एसिडिक मीडियम होता है। तो सबसे पहले तो एसिडिक चेक करो भाई, दिस इज न्यूट्रल, दिस इज बेसिक। एसिडिक कौन हुआ? फर्स्ट एंड फोर्थ, पहला और चौथा क्या है? एसिडिक है। अब देखो फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड बट फोर्थ इज वीक एसिड, दैट मींस ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। अब आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आईआईटी में एक बार पूछा जा चुका है, तो देखो जो भी चीज पढ़ रहे हो उसकी कंप्लीट डिटेल पता होनी चाहिए, है ना? आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। तो जरा इसको नोट कर लो, देन फिर मैं आपको बताता हूं बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। सेकेंड इज बेस कैटलिस्ट, ठीक है, बेस कैटलिस्ट। अब बेस कैटलिस्ट क्या होगा? अगर आपका रिएजेंट जो है वो एक पुअर सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, अगर आपका रिएजेंट जो है, इफ द reagent is poor source of nucleophile, then base catalyst medium is used। तो बेस कैटलिस्ट मीडियम यूज होगा। अगर आपका जो रिएजेंट है वो पुअर सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल है तो बेस कैटलिस्ट मीडियम को क्या करते हैं बेटा? हम लोग यूज करते हैं। कई बार सबको समझ आ रही है? बहुत। एक एग्जांपल करते हैं जहां पे मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? मैंने एक कंपाउंड लिया CH3C डबल बॉन्ड O और H, मैंने उसकी रिएक्शन कराई HCN के साथ, और दूसरी कंडीशन में मैंने उसकी रिएक्शन कराई HCN और साथ में बेस कैटलाइज्ड का मतलब देखो, सबसे पहले HCN सबको पता है, HCN इज अ वीक एसिड, HCN इज अ वीक एसिड। जब वीक एसिड है तो क्या होगा? आयोनाइज बहुत कम होगा, तो कम अमाउंट में साइनाइड देगा। तो इसके साथ मुझे क्या करना पड़ेगा? जब ये कम अमाउंट में साइनाइड देगा दैट मींस इट इज लेस रिएक्टिव, है ना? लेस रिएक्टिव, और रिएक्शन क्या होगी? स्लो रिएक्शन होगी, क्योंकि ये तो कंप्लीट आयोनाइज ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि वीक एसिड है। आपको ये चीजें पहचाननी आनी चाहिए। लेकिन अगर मैं HCN के साथ सपोज दैट NaCN ले लूं, तो NaCN इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, NaCN इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये क्विकली कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव में। अब देखो क्या हुआ, मैंने सोर्स बेस कैटलाइज्ड मीडियम यूज किया, यानी NaCN यूज किया। यहां पे अब Cn क्या है? मेरा एक न्यूक्लियोफाइल है, एक न्यूक्लियोफाइल है जो क्या करेगा? साइनाइड की कमी को पूरा करेगा। और सोडियम क्या होगा मेरा? एक इलेक्ट्रोफाइल? नहीं, सोडियम इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट है। सोडियम पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, है ना, यानी 2 और 8, यानी सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जिन एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेंगे। खासकर हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल की, तो जो s ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो बिहेव नहीं करते एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो सोडियम तो मीडियम में ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहेगा, वो कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। अब
जैसे मैंने NaCN को लिया था तो साइनाइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, NaCN इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या करेगा, रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा और हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पर ये मोर रिएक्टिव हो गई, यहाँ पर ये मोर रिएक्टिव हो गई। तो आपको पता पड़ रहा है कि हम एसिड कैटलिस्ट को या बेस कैटलिस्ट को हम लोग क्यों यूज करते हैं, ताकि हमारी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकें, क्योंकि हमारे कार्बोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वो ऑलरेडी लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनमें पोलैरिटी जनरेट करना थोड़ा सा टफ होता है। तो मैं कोई भी अगर मीडियम यूज करूंगा तो मीडियम की हेल्प से क्या होगा, वहां पे पोलैरिटी जल्दी जनरेट हो जाएगी और रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इन प्रेजेंस, प्रेजेंस ऐसे लिखता हूं, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम मतलब एसिड कैटलाइज्ड मीडियम। सबसे पहले मैं रिएक्शन करूंगा किसकी प्रेजेंस में, एसिड कैटलाइज्ड मीडियम की। देखो एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला RC डबल बॉन्ड O और R डैश, मैंने यहाँ पे रिएक्शन कराई HNU की, न्यूक्लियोफाइल की, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो स्टेप वाइज देखते हैं। मैंने बोला स्टेप नंबर फर्स्ट, मैंने बोला स्टेप नंबर फर्स्ट, कंफ्यूज मत होना। आप लोग बोलोगे सर आपने तो न्यूट्रल एटम बोला था। सपोज दैट HNU इज अ न्यूट्रल एटम, सपोज दैट HNU इज अ न्यूट्रल एटम। अगर ये न्यूट्रल एटम है और एसिडिक मीडियम में मैं रिएक्शन करा रहा हूं, तो स्टेप 1 क्या होगी, RC डबल बॉन्ड O R डैश है, इसके पास सबसे पहले जाएगा H पॉजिटिव आयन, इसके पास सबसे पहले जाएगा H पॉजिटिव आयन, जो कहां से आएगा, आपका मीडियम से आएगा। जैसे ये गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट, और क्या बनेगा R। जब भी कोई भी चीज मीडियम से जाती है तो हम उसको टाइप में काउंट नहीं करते। टाइप में कैसे, मैं बोलूंगा सर रिएक्शन का नाम तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन था, लेकिन H पॉजिटिव इज अ इलेक्ट्रोफाइल, तो हम वहां पर उसको ऐड नहीं करते हैं, जो भी चीज मीडियम से आती है। तो मेरे पास कंपाउंड बना ROH पॉजिटिव R डैश, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। अब देखो इस स्टेप में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया, दैट मींस ये क्या होगी, हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये क्या होगी बेटा, हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब स्टेप नंबर सेकंड में क्या होगा, स्टेप नंबर सेकंड में हमारा अटैक करेगा RCOH पॉजिटिव R डैश के ऊपर अटैक करेगा NUH, अटैक करेगा NUH। जैसे ही NUH में न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और जैसे ही वो अटैक करेगा, आपका कंपाउंड क्या बनेगा, RCOH NUH। न्यूक्लियोफाइल ने लोन पेयर दिया तो न्यूक्लियोफाइल के पास आया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ बना R डैश। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं सर कई जगह पे हमें न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज मिलता है, सर कई जगह पे न्यूक्लियोफाइल पे लोन पेयर मिला हुआ लिखा हुआ मिलता है, और सर कई जगह पे दोनों ही लिखे मिल जाते हैं। तो बेटा एक नेगेटिव चार्ज एक लोन पेयर के इक्वल होता है, ठीक है, आपको याद रखना। तो आप लोन पेयर भी बना सकते हो और नेगेटिव चार्ज भी बना सकते हो, और जहाँ दोनों मिल जाते हैं वो लिखने वाला भावनाओं में ज्यादा बह जाता है, तो दोनों मेंशन करते हैं। आपको तो बस याद रखना है न्यूक्लियोफाइल में लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, आप दोनों में से कोई एक बना दो, दिस इज इनफ। अब क्या होगा, जब न्यूक्लियोफाइल ने लोन पेयर दिया तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आया, और वो पॉजिटिव को देने के लिए हाइड्रोजन को क्या बोलेगा, भाई तू जा और मेरा बॉन्ड मुझे वापस दे दे। हाइड्रोजन ने बॉन्ड दिया और आपका कंपाउंड क्या बना, RCOH R डैश और NU प्लस प्लस। आपने जो H पॉजिटिव आयन देखो स्टार्टिंग में लिया था, आपने जो स्टार्टिंग में H पॉजिटिव आयन मीडियम से लिया था, देखो वो H पॉजिटिव आयन मीडियम को वापस कर दिया है, तो जो मीडियम से लेते हैं उसको मीडियम को हमें लौटाना ही पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, क्या आपको ये वाला कार्बन कायरल कार्बन लग रहा है, और अगर ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है तो क्या होगा, ये R एंड S दोनों फॉर्म बनाएगा, यानी दो एनेंशियोमर बनाएगा, R फॉर्म और S फॉर्म।
जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे मैं वहां पे आपको आर और एस कंफर्मेशन भी बताऊंगा। आर मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एस मतलब लीवोरोटेटरी। तो आर एस एनेंटियोमर बनाएगा, और जब भी कभी भी दो एनेंटियोमर एक साथ बनते हैं तो फॉर्म करते हैं क्या, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर इसका मतलब अगर कभी भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड किसी से भी रिएक्ट कर रहा है और वो आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है, दैट मींस आपका प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा रेसिमिक मिक्सचर होगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन इस तरह का पूछे तो आप उसको बता देना। अब ये था इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, दो स्टेप हुई। अब मैं बात कर रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। सेकंड में बात कर रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, अगर मैं बेसिक मीडियम की बात करूंगा और फिर से एग्जांपल ले रहा हूं आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, और फिर से मैंने लिया एच एंड यू, एंड सपोज दैट यहां पर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो पुअर सोर्स है ना, हमारा जो रिएजेंट है वो पुअर सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, तो मैं क्या करूंगा, एक एडिशनल न्यूक्लियोफिलिक मीडियम लूंगा, यानी बेसिक मीडियम लूंगा, जैसे पहले लिया था HCN के साथ NaCN। हम सेम चीज लेके कंडीशन चेंज कर रहे हैं। अब क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, तो देखो यहाँ पे भी क्या होगा, स्टेप नंबर फर्स्ट आपका कंपाउंड आएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ और आर डैश। सबसे पहले कौन आएगा, मीडियम से आएगा, तो मीडियम से कौन आया, NU आया, और देखो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, और न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा, पॉजिटिव। अब ये न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा दी, जिसकी वजह से एडिशन हो गया किसका, न्यूक्लियोफाइल का, और स्ट्रक्चर क्या बना, RCO नेगेटिव NU और R डैश। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ बेटा, ये हुआ। अब ये भी क्या है, देखो फिर से एक चार्ज जनरेट किया, दैट मींस ये स्टेप क्या होगी, ये स्टेप भी होगी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब स्टेप नंबर सेकंड, अब यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कोई कार्बोकैटायन वगैरह नहीं बन रहा है में, ठीक है, समझ आ रहा है, मीडियम के अकॉर्डिंग हम लोग बना रहे हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और प्रोडक्ट, तो वहां पे कंफ्यूज मत होना। देखो नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं RCO नेगेटिव NU R डैश। जैसे ही मैं यहाँ पे अटैक कराऊंगा HNU, तो H पॉजिटिव NU नेगेटिव, और पॉजिटिव अटैक करेगा कहां पर, यहाँ पर, और क्या बना देगा RCOH NU, तो NU तो निकल जाएगा, और क्या बनेगा RCOH, एक NU यहाँ पे था और R डैश यहाँ पर था, प्लस क्या बना NU न्यूक्लियोफाइल। तो देखो स्टार्टिंग में मीडियम से न्यूक्लियोफाइल लिया था, तो मीडियम का हिसाब बराबर कर दिया, उसको न्यूक्लियोफाइल वापस लौटा दिया। अब यहाँ पे भी देखो क्या है, आपका कायरल कार्बन है, यानी यहाँ पे भी क्या बनेगा, RS कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमेशा रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, ये हम सबको आगे है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक बात को और कर लेते हैं, इसको मिटा रहा हूं। आपको मैंने एसिडिक और बेसिक मीडियम में मैकेनिज्म बता दिया है कि एसिडिक मीडियम में किस तरह से मैकेनिज्म होगा, और बेटा बेसिक मीडियम में किस तरह से मैकेनिज्म होगा। अब अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमें कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़नी है, हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन पढ़ूंगा मैं एडिशन ऑफ HCN in presence of NaCN। सेकेंड रिएक्शन में पढ़ूंगा एडिशन ऑफ NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड। थर्ड रिएक्शन में पढ़ूंगा एडिशन ऑफ अमीन, ठीक है, एडिशन ऑफ अमीन। फोर्थ रिएक्शन में पढ़ूंगा एडिशन ऑफ अमोनियम डेरिवेटिव्स। फिफ्थ रिएक्शन में पढ़ूंगा एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ पढ़ेंगे। देन सिक्स्थ रिएक्शन में क्या पढ़ूंगा, सिक्स्थ रिएक्शन में पढ़ूंगा एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो रिएक्शन है एडिशन ऑफ अल्कोहल, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब अल्कोहल का एडिशन होता है तो यहाँ पे हेमी एसिटल लिंकेज बनती है पहले, देन एसिटल कंपाउंड फॉर्म होता है। ऐसे ही कीटोन होगा तो हेमी कीटल बनेगा, देन कीटल कंपाउंड फॉर्म होगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 7th में पढ़ूंगा एडिशन ऑफ वाटर, एंड द लास्ट रिएक्शन which I will study is addition of diol, एडिशन ऑफ डाइऑल, ठीक है, एडिशन ऑफ डाइऑल। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हमें ये 8 रिएक्शन पढ़नी है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हमने 7 रिएक्शन पढ़ी थी। इन रिएक्शन से आपकी काफी चीजें कवर हो रही हैं। देखो कार्बोनिल कंपाउंड की काफी चीजें आपने कवर अप कर ली, कार्बोनिल कंपाउंड की काफी रिएक्शन कवर कर ली। सेम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या किया था, एल्कीन्स की और एल्काइंस की काफी रिएक्शन कवर अप कर ली थी। फ्री रेडिकल एडिशन में क्या किया, उसमें भी एल्कीन्स एल्काइंस की कवर कर ली। तो ऐसी जो जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम पढ़ते जाएंगे वहां पे उन कंपाउंड्स को कवर अप करते हैं। तो ये जो 8 रिएक्शंस हैं इनको हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं।